मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 26 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज लिस्ट थोड़ी सी लंबी है टॉपिक्स की, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। और बहुत साल के बाद इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्टेस्ट हो रहा है। वो हो रहा है स्पीकर की पोस्ट को लेके, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो वोटर क्राइसिस है, 2-3 साल में महाराष्ट्र में एक्सट्रीम वोटर क्राइसिस होता है। उसके रीजंस क्या क्या हैं वो थोड़ा थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, डिसेंट है। टेक्स्ट सेक्शन में और ज्योग्राफी वाले सेक्शन से, पॉलिटी वाले सेक्शन से, एनवायरमेंट वाले सेक्शन से आप इसको कवर कर सकते हो। अग्निपथ स्कीम को थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे अभी शायद हो सकती है, तो थोड़ा सा अग्निपथ स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, अग्निवीर के बारे में जानेंगे। ये मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे करवाऊंगा क्योंकि आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पहले से अग्निपथ स्कीम के बारे में आइडिया होगा। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, रिव्यू करेंगे बेसिकली। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि राहुल गांधी को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि राहुल गांधी जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया नेपाल के बीच में एक बॉर्डर इशू है जो काला पानी के बारे में है, तो डेफिनेटली आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर कुछ डिस्कशन इसके बारे में हुई है। रिपीटेड आर्टिकल है लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा लोकेशंस क्या है, इशू पूरा प्रॉपरली। उसके अलावा एग्रीकल्चर को लेकर डिसेंट सा एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर कौन कौन से चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्शन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने एग्रीकल्चर नोट्स को अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या हो रहा है भैया। लोकसभा टू विटनेस रेयर कॉन्टेस्ट फॉर द स्पीकर्स पोस्ट। देखिए, ट्रेडिशनली क्या होता है, कन्वेंशनली क्या होता है, जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो जाती है जो गवर्नमेंट पावर में होती है। ठीक है, जो ट्रेजरी को जो गवर्नमेंट होती है, जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती है वो जाती है अपोजिशन के पास। ये प्रैक्टिस बहुत सालों से चल रही है, 1960s, लेट 1960 से प्रैक्टिस चल रही है और आज तक इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन पिछली लोकसभा के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा भैया देखिए अपोजिशन की इतनी सीट ही नहीं है, तो इसलिए डेप्यूटी स्पीकर बना के कोई फायदा ही नहीं है। एनीवेज, तो ये एक जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्टेड ट्रेंड है कि जो स्पीकर होंगे वो मेजोरिटी गवर्नमेंट से होते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। इस बार स्पीकर की पोस्ट को लेके कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तो ऑलरेडी जो हमारे पुराने ओम बिरला जी थे स्पीकर, वही जाएंगे जो कि कोटा से राजस्थान से आते हैं। वहीं जो कांग्रेस है वो कोडी कुन्नील सुरेश जो कि केरला से आते हैं, उनको यहाँ पे कॉन्टेस्ट के लिए भेजने वाले हैं। राइट, तो ये एक थोड़ा सा कन्वेंशन के अगेंस्ट जो है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद 1952, 1967 और 1976 तीन बार ऐसा हो चुका है, स्पीकर की पोस्ट को लेके कॉन्टेस्ट हो चुके हैं। तो 1976 के बाद बहुत सालों के बाद वो यहाँ पे होने वाला है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, क्योंकि स्पीकर की पोस्ट ना इंपॉर्टेंट पोस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जो मनी बिल्स वगैरह होते हैं उनको सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो भी स्पीकर ही करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, उनको जो बिल ट्रांसफर किया जाता है वो भी काम स्पीकर का ही होता है। उसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, वो भी इसी के अंदर होती है। तो स्पीकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके बराबर आते हैं स्पीकर। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल पे जो कि है महाराष्ट्र के बारे में। तो एनालाइजिंग महाराष्ट्र वोटर क्राइसिस, ये टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है। पहले थोड़ा महाराष्ट्र की लोकेशन देखें तो शायद आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं रेन शेडो, रेन शेडो जोन। तो रेन शेडो जोन इन जनरली क्या होता है, जैसे ये कोई माउंटेन होती है, ये दिस इज अ माउंटेन, और यहाँ से जो है वो विंड आ रही है। इस विंड के पास बहुत सारा मॉइस्चर है, तो ये माउंटेन इसको एज ए बैरियर का काम करती है, इसको रोक देती है। तो ये विंड ऊपर की तरफ राइज करती है, एयर राइज करेगी, इसके अंदर मॉइस्चर है तो क्लाउड्स बनते हैं।
और डिसेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है इस साइड में, ए साइड में। लेकिन जब यही एयर जो है वो बी साइड में उतरती है तो ये ड्राई हो जाती है और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, ये ना के बराबर होता है। तो इस जोन को कहते हैं रेन शेडो जोन। और यही अगर आप देखें महाराष्ट्र में, तो हमारे पास रेन शेडो जोन होता है। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है। तो जब मानसून रेनफॉल होता है तो वेस्टर्न घाट से टकराता है और इन एयर के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो ये वेस्टर्न घाट की जो वेस्ट वाली साइड होती है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेनफॉल होता है। समटाइम्स मोर देन 250 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लेकिन जब यही विंड दूसरी तरफ जाती है तो ये ड्राई हो चुकी होती है। तो महाराष्ट्र का ये वाला हिस्सा वो रेन शेडो जोन में आता है। कर्नाटक का कुछ हिस्सा हो गया, तेलंगाना का कुछ हिस्सा हो गया, तो ये रेन शेडो जोन में आता है जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होता है। तो इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे मुंबई में रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, लेकिन पुणे में रेनफॉल जो है वो 60 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है। तो ये रेन शेडो जोन का इफेक्ट होता है। और इसी वजह से महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस होता है, यही सबसे बड़ा रीजन है वाटर क्राइसिस का। तो दिस इज रेन शेडो इफेक्ट। तो महाराष्ट्र में ये वाटर क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां पे टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र में वाटर सप्लाई के बहुत सारे रीजन हैं, रेन शेडो रीजन इज अ वन ऑफ देम। तो वहाँ की टोपोग्राफी, उसकी लोकेशन, वहाँ का सोइल टाइप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्रॉप चॉइस, ये सब मिलके महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस पैदा करते हैं। ठीक है, रेन शेडो जोन मैंने आपको बता ही दिया। क्रॉप का यहाँ पे क्या रोल है? देखिए, यहाँ पे पानी की कमी तो पहले से ही है, उसके बावजूद भी यहाँ के फार्मर्स शुगर केन कल्टीवेशन करते हैं। सोच के देखिए, ये वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है और यहाँ पे हम लोग ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर क्रेन के ग्रोइंग सीजन में आपको कम से कम 1500 से 2500 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एज अ इरिगेशन। वहीं अगर आप मिलेट्स ग्रो करते, पल्सेस ग्रो करते, तो आपको कम से कम 4 से 5 बार इरिगेट करना पड़ता है। लेकिन शुगर केन को आपको लगभग लगभग हर दिन इरिगेट करना पड़ता है। तो पहली बात तो ड्राई एरिया, ऊपर से भैया शुगर केन ग्रो कर रहे हो, दिक्कत तो आएगी ही। शुगर केन का एरिया 1950 से लेके 2000 तक कई गुना ज्यादा बढ़ गया। टुडे द क्रॉप ऑक्यूपाइज 4% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द रीजन। सिर्फ 4% एरिया में शुगर केन होता है, लेकिन 60% जो इरिगेशन वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर केन में जाता है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत नजर आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ रिवर्स है, जैसे भीमा रिवर है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर जो वाटर है वो आधा हो चुका है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी हैं जो कि शुगर केन की प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल प्रोडक्शन को सरकार प्रमोट करती है, और इथेनॉल कहाँ से आ रहा है? मोस्टली तो शुगर केन से ही आ रहा है, सब्सिडीज दी जाती हैं, राइट। इन सब इश्यूज की वजह से दिक्कत होती है। महाराष्ट्र वाटर एंड द इरिगेशन कमीशन 1999 ने ये कहा था कि महाराष्ट्र में के इस रीजन में शुगर केन की प्रोडक्शन को बैन कर देना चाहिए, और शुगर केन सिर्फ उन्हीं एरियाज में अलाउ करना चाहिए जहां पे 1000 रेनफॉल होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, हम तो बैन नहीं करेंगे बल्कि प्रमोट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, तो वाटर क्राइसिस तो होगा ही। क्रॉप के अलावा वहां की जो सोइल है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। महाराष्ट्र की सोइल जो है ब्लैक सोइल है, जिसे लोकली जो है रिगुर सोइल कहते हैं। तो इसके अंदर क्ले ज्यादा होता है। इस क्ले का कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट यह है कि अच्छा खासा फर्टाइल है और मॉइस्चर को रिटेन करती है। लेकिन इस सोइल का नुकसान यह है कि इस सोइल के अंदर से वाटर परकुलेट नहीं कर सकता। समझ रहे हो, इसके अंदर परकुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो भाई, जब सोइल पानी को अपने माँ से पास ही नहीं होने देगी तो ग्राउंड वाटर कैसे बनेगा? और इसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो टेबल है वो काफी ज्यादा नीचे चली गई है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है, आप शुगर केन ग्रो कर रहे हो। इसी करके ये जो मराठावाड़ा वाला जो एरिया है, यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन मराठावाड़ा एरिया में भी दिक्कत हर जगह एक जैसी नहीं है, यहाँ पे भी इश्यूज हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो फ्लो करती है। ये ट्रिब्यूटरी जो है रिवर्स, वो फ्लो करती हैं वैलीज में से। तो जो वैली वाला एरिया है वहां पे तो वाटर ठीक ठाक है, लेकिन जो माउंटेन वाला एरिया है यहाँ पे वाटर है नहीं।
क्योंकि वहां से वाटर जो है वो फ्लो करके नीचे आ जाता है। इसीलिए हिली एरियाज में वाटर क्राइसिस आपको कई बार देखने को मिलता है। इवन शिमला में आपको बहुत बार वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है। कई सारे हिली एरियाज में इश्यूज होते हैं। तो सोयल की वजह से यहाँ पे इशू है, वहां की टोपोग्राफी की वजह से वहां पे इशू है। राइट। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कैन मराठावाड़ा बी अ वाटर रेजिलियंट? देखिए सॉल्यूशन तो हर चीज का, अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन आप कहीं ना कहीं से ढूंढ सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो हिली एरियाज हैं वहां पे हम लोग कंटूर ट्रेंचिंग कर सकते हैं, कंटूर वहां पे फार्मिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपको उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में देखने को मिलता है। अर्थ बंड हम लोग बना सकते हैं, गली प्लज बना सकते हैं, मतलब जैसे जब रेनफॉल होता है, बारिश आती है, तो ये जो सोइल होती है वो वहां से फ्लो कर जाती है। तो सोइल के फ्लो को रोकने के लिए, वो जो सिल्ट होती है उसको रोकने के लिए हम लोग बंड्स बना सकते हैं, बैरियर्स बना सकते हैं। लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं, फार्मर्स को अवेयर कर सकते हैं। जो बढ़िया जो क्रॉप्स होती हैं आपकी लोकल क्लाइमेट के हिसाब से, वो आप ग्रो कर सकते हैं। शुगर केन तो मत ही ग्रो करिए। जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस है वो भी हम लोग थोड़ा सा वाटर एफिशिएंट बना सकते हैं। ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे मिलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। राइट? तो ये आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो ना वो सस्टेनेबल तो कतई नहीं है। उसको सस्टेनेबल बनाना है तो अपने नेचर के हिसाब से चलिए, नेचर के अगेंस्ट मत चलिए। तो यही दिक्कत है महाराष्ट्र में, और इसी वजह से वहां पे जो है वो एक वाटर क्राइसिस भी आया है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं सब आपको एक डिसेंट कंटेंट के रूप में दिया हुआ है। आप इसको डेफिनेटली यहाँ से पढ़ सकते हो, अपने नोट्स के अंदर ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आता है अग्निपथ स्कीम टू बी रिवैम्प्ड। तो क्या इसका रिवैम्प किया जाएगा? ऐसा चांसेस नजर आ रहे हैं कि इसको रिवैम्प किया जा सकता है। इसके बेसिकली मोटे मोटे दो रीजन हो सकते हैं कि हम लोग अग्निपथ स्कीम को क्यों रिवैम्प कर रहे हैं। एक रीजन यहाँ पे पॉलिटिकल है, दूसरा रीजन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, देखिए जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जाती है और जो पुरानी स्कीम से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसका रिव्यू किया जाता है टाइम टू टाइम। यही चीजें आर्मी में भी होती हैं, नेवी में भी होती है, एयरफोर्स में भी होता है, डिफेंस फोर्सेज में भी होता है। तो डिफेंस फोर्सेज को लेकर जब हम लोग ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था, तो उसका रिव्यू रिपोर्ट अभी आई है। उस रिव्यू रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात कही गई है। वहीं पॉलिटिकल इश्यूज में है, क्योंकि अभी जैसे खासकर बिहार से अगर आप देखें, बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार से, लोग यंग जो लोग हैं वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, डिफेंस फोर्सेज में जाते हैं। और अभी नीतीश कुमार जी वो अलायंस में है बीजेपी के साथ ऑफ कोर्स। तो वो इसको रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो वहां से भी एक प्रेशर है सरकार के ऊपर कि इसको थोड़ा सा रिव्यू करिए। क्या क्या चेंजेस होंगे वो थोड़ा सा देखने को रहेगा, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस जो रिकमेंड किए गए हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो अग्निपथ स्कीम क्या है, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में। 14 जून 2022 को हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। तो पहले क्या होता था इंडिया में ना, परमानेंट रिक्रूटमेंट होती थी जिसमें एक सोल्जर जो है 20 साल तक वहां पे जॉब किया करते थे, तो इसको हटा दिया गया बेसिकली। और अभी जो रिक्रूटमेंट होती है वो सिर्फ 4 साल के लिए होती है। उन 4 साल में जो भी रिक्रूटमेंट होती है उनमें से 25% सोल्जर है, वो परमानेंट हो जाते हैं, वो 15 साल उसके बाद नौकरी करते हैं। और बाकी के जो 75% है वो वहां से वापस आ जाते हैं। ठीक है, उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है, अराउंड 11 लाख रुपीज कुछ मिलता है उनको। ठीक है, हाँ उनको पेंशन नहीं मिलती है, ग्रेचुटी नहीं मिलती है। आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो थोड़ा डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाता है। राइट। जैसे सीआरपीएफ है, सीएपीएफ है, आसाम राइफल्स है, यहाँ पर आपको लेकर कुछ रिजर्वेशन दी जा सकती हैं। तो बेनिफिट दिया जाता है बाद में भी जो अग्निवीर होते हैं, लेकिन उनको परमानेंट यहाँ पे नहीं किया जाता। 40,000 अग्निवीर हर साल रिक्रूट करने का प्रावधान है, और वो किए भी जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। तो जिसकी वजह से हमारे आर्मी के अंदर और हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो बिलो ऑफिसर्स जो रैंक हैं वो काफी ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। तो काफी कमी है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सोल्जर्स की और पर्सोनल की। उसको लेके ये स्कीम चलाई गई थी। बेसिक पर्पस स्कीम का क्या है? बेसिक पर्पस, देखिए अभी इंडियन फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है, एवरेज। और अगर आप दुनिया की मेजर मेजर मिलिट्रीज को देखो, वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी यंग है। तो ओवरऑल हमारे डिफेंस फोर्सेस को यंग बनाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। और इसमें क्या रहता है कि 17.5 से 7.5 ईयर से लेके
21 ईयर के जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो यहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स डिफेंस फोर्सेस की एवरेज जो एज है वो 32 से डिक्रीज होके 26 आ जाती है। तो बेसिकली वी नीड यंगर डिफेंस फोर्सेस, उसकी वजह से बेसिकली मेजरली किया गया था। लेकिन इसके अंदर फिर डेफिनेटली कई सारे इश्यूज हुए, जिसके अंदर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ सोशल इश्यूज भी हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड जो है वो भी कम किया गया। पहले ट्रेनिंग पीरियड यूज टू बी 37 to 42 वीक्स, अभी इसको घटा के सिर्फ 24 वीक्स कर दिया गया है। राइट, तो ये भी यहाँ पे इश्यूज हुए काफी ज्यादा। तो क्योंकि इश्यूज हैं इस स्कीम में बहुत सारे, तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स है, ये हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने एक फीडबैक लिया था वहां से। तो फीडबैक के बाद इन्होंने कुछ चेंजेस करने की यहाँ पे बात कही है। अब वो चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने एक तो इन्होंने ये कहा कि जो 25% हम लोग रिक्रूट करते थे, इसको 50% किया जाए एज अ परमानेंट। ठीक है, इसको इंक्रीज किया जाए 4 साल से इंक्रीज करके, ये जो ईयर्स हैं वो 7 साल कर दिए जाए। 7 साल के बाद जब आपकी रिटायरमेंट होगी, 50% की रिटायरमेंट होगी, तो उनको ग्रेटिट्यूटी दिया जाए और उनको पेंशन भी दिया जाए। ठीक है, देखिए परमानेंट कमीशन का बेनिफिट ये होता था कि 20 साल नौकरी करके आप घर पे आते हो, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है, एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो उसके बाद अपनी जिंदगी आप कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फौजी भाइयों के लिए बड़ा अच्छा रहता है ये, है ना। और 20 साल आप नौकरी करके आते हो, तो उसके बाद आप जब आते हो तो आपको कुछ और करना है तो आप वो भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है। समाज में एक इज्जत मिलती है कि ये फौजी भाई है। अभी 4 साल जो फौजी बन के आता है ना, उसको वो उस तरह से नहीं देखा जाएगा कि ये फौजी है, उस तरह से। ठीक है, तो वो ये जो डिग्निटी और जो प्राइड होता था फोर्सेस के साथ, वो थोड़ा यहाँ पे डेफिनेटली कम हुआ होगा। और भी कई नुकसान हैं इस स्कीम के, दो चार आपको जैसे मैं बता ही देता हूँ जनरल कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि कंटेंट में मैंने सब कुछ दिया हुआ है। आप 4 साल के बाद वापिस आ रहे हो, ठीक है, आपको कुछ पैसा मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन आपको मान लो आप 21 साल में जो है अग्निवीर भर्ती हुए, अभी आप 25 साल के हो। ठीक है, आपके जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिसिन कुछ ना कुछ कर लिया, वो अभी एक प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में ठीक ठाक जो है वो कहीं एंट्री हो गए हैं। आप तो फौजी हो, वहां से आए। हालांकि आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन आपने कुछ पढ़ा थोड़ी है। आपको सिंपल एक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिल गई, आपने कुछ पढ़ाई थोड़ी की है उसकी। तो आप इनके साथ तो compete नहीं कर सकते आने के बाद। अभी तो आप 25 के हो, 24 के हो, 23 को काफी यंग हो। अब आपको इनके साथ compete करना है वापिस आके, कैसे compete करोगे? क्योंकि डिग्री होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज आपको है नहीं। तो यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। सिर्फ आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए होने से आप एम्प्लॉयड नहीं कहलाए जा सकते। और आज के समय में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, तो 10-12 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10-12 लाख में कोई बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते। और सभी का बिजनेस एक्यूमन थोड़ी होता है, और इतनी अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं है बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है एक। और पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे क्लास बेस्ड रिक्रूटमेंट होती थी। जैसे सिख रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया। तो अपनी क्लास के साथ एक डिग्निटी, एक प्राइड जुड़ा होता है सोल्जर्स का। और ये बहुत सालों से चल ही रहा था। लेकिन अब क्या होगा, वो जो क्लास सिस्टम वो खत्म कर दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि हम लोगों ने इसको अच्छी चीज के लिए किया, क्योंकि क्लास की वजह से डिस्क्रिमिनेशन और वो फीलिंग्स आती हैं, कास्ट वाली भी आ जाती हैं कभी कभी। लेकिन अब क्या हो गया ना, सभी एक ही जगह आ गए। इसकी वजह से जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे है, वो जेलेसी, थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। एक तो ये दिक्कत है। उसके अलावा आप ये देखिए, जैसे 100 अग्निवीर को रिक्रूट किया गया, जिनमें से 25 परमानेंट होंगे, 75 घर पे वापिस आएंगे। तो इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, है ना, एक दूसरे को लेके, क्योंकि हर कोई 25 में रहना चाहेगा। अब इनके बीच में जेलेसी, हेट, कुछ भी करिए तो हो सकता है विच कैन बी अनहेल्दी कंपटीशन, जिसकी वजह से डिफेंस फोर्सेस का मोराल वो कम हो सकता है। क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनके बीच में भाईचारा, कॉमरेडरी
यही तो होता है, एक दूसरे के लिए जान दे देना, यही तो होता है। अब 6 महीने की ट्रेनिंग किसी को आप दे के फ्रंट पे भेज रहे हो, बैटल फील्ड पे भेज रहे हो, तो 6 महीने में वो कुमरेडरी उसकी डेवलप हुई नहीं। अब जो 8 महीने की ट्रेनिंग थी, आपने उसको 6 महीने में, 8-10 महीने की ट्रेनिंग को 6 महीने में कर दिया। तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होगा, शायद आपने कॉम्प्रोमाइज किया होगा ट्रेनिंग के साथ। अब वो बंदा वो यंग लड़का है, 17-18 साल का है, 6 महीने की ट्रेनिंग करके बैटल फील्ड पे चला गया, तो उसको लड़ने की वो फीलिंग थोड़ी आएगी। उसको लगेगा यार तुम तो 2 साल के बाद वापस घर पे जा रहे हो, बैटल फील्ड में क्या वो उतनी परफॉर्मेंस दे पाएगा, अगर उसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही होंगी। ये भी इश्यूज हो सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है ऐसा है नहीं, लेकिन यस, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अल्टीमेटली सब ह्यूमन बीइंग ही हैं, ये भी एक हो सकता है। तो जब आपको जॉब सिक्योरिटी होती है अपनी जॉब्स पे, तो आप अपना 100% देते हो। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये इन सब इश्यूज हैं अग्निवीर स्कीम को लेके, जिसको लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी शायद हम लोग रिव्यू करेंगे। तो उसके लेके थोड़ा कंटेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो राहुल गांधी टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि गांधी जी को कोई अ, राहुल गांधी को कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है। इससे पहले 20 साल हो गए इनको राजनीति में, और 20 साल से कुछ खास इन्होंने ऐसा पोस्ट वाइज कुछ किया नहीं था। लेकिन अब हो गया, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। तो इनकी सैलरी होती है, पर्क्स होते हैं, राइट, और इनको एक प्रॉपर पावर भी होती है। और इतना नहीं, हमारे यहाँ पे कई ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना हुआ, सीबीआई जो है डायरेक्टर है उनको करना हुआ, सीवीसी को करना हुआ, नेशनल एंड द ह्यूमन राइट कमीशन चीफ उनको रिक्रूट करना हुआ, अपॉइंट करना हुआ। तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। तो इनको यहाँ पे कर दिया गया, क्योंकि 2014 में और 2019 में कोई ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि उतनी सीट ही नहीं आई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम 10% सीट्स होनी चाहिए ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच इज 543। तो अनफॉर्चुनेटली किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 54 या 55 सीट्स थी ही नहीं, जिसकी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। हाँ, हालांकि ये जो पोस्ट है, इनकी रिक्रूटमेंट में उनका इंपॉर्टेंट रोल था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद हुआ था। इंडिया नेपाल के बीच में कुछ इशू है। रीजन्स ईस्ट ऑफ द महाकाली रिवर आर आवर्स, सेज द नेपाल प्राइम मिनिस्टर। तो नेपाल की पार्लियामेंट में कुछ डिबेट और डिस्कशन हो रहा था। वहां पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई, ये जो काला पानी है वो हमारा है। ठीक है, महाकाली रिवर के ईस्ट साइड में जितना भी एरिया है वो हमारा है। तो ये कोई नया इशू नहीं है, थोड़े समय पहले भी नेपाल ने अपने करेंसी नोट के ऊपर इसको नेपाल का पार्ट दिखाया था। और ये कोई आज का इशू नहीं है, 1998 से बेसिकली ये इशू शुरू हुआ था। और वो डिपेंड करता है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, और इस समय जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कम्युनिस्ट हैं ऑब्वियसली, तो थोड़ा चाइना के ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसलिए इंडिया के साथ इनके इशू जो है वो थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन ये इशू जो है वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल भी है, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल है। बहुत साल पहले 1816 के अंदर ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली। इसमें क्या हुआ था, काली रिवर को एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लेकिन काली रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। तो यहाँ पे सारा मामला फंसता है काली रिवर के ओरिजिन को लेके, कि वो कहाँ से हो रही है। अब यहाँ पे 2-3 जगह आप देखिए जरा। एक यहाँ पे है लिपू लेक लाक पास, एक यहाँ पे है लिम्पियाधुरा, और एक यहाँ पे है काला पानी। 3 लोकेशन है। इंडिया कहता है कि जो काली रिवर है वो लिपुलाल पास से जो है ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेपाल कहते हैं नहीं नहीं, वो लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है। और क्योंकि वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये सारा हिस्सा हमारा है, ईस्ट ऑफ लिम्पियाधुरा। इंडिया कहता है नहीं भाई, वो तो लिपु लेक लाक पास से होते हैं, तो आप इसके इधर वाला हिस्सा रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इशू ये है। अब क्योंकि इंडिया नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं,
हिस्टोरिकली है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो 1962 का जब वॉर हुआ था, तो इंडियन जो आर्मी है वो काला पानी के अंदर सेटल हो गई, और तब से लेके अभी तक हमारा जो परमानेंट बेस है वो काला पानी में है। तो हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और जो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, उसका पार्ट माना जाता है। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन हम ही कर रहे हैं, लेकिन इसको लेके नेपाल बार बार इशू वो जनरेट करता रहता है। राइट, बस यही है इसके बीच में। तो जो थोड़ा सा ये आपको समझने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मतलब बेसिकली पूरा खेल जो है वो काला पानी रिवर के ओरिजिन को लेके है, ज्योग्राफी में, और फिर वो बाद में पॉलिटिकल इशू हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द वर्ड इन द फार्म्स। तो ये बेसिकली आर्टिकल ज्यादातर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बेस्ड है। शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया, और मध्य प्रदेश ने 8% की रेट से जीडीपी ग्रो हुआ। बट एग्रीकल्चर वहां पे 5% या 6% के आसपास इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिस इज मच हायर देन द इंडियन नेशनल एवरेज। तो अभी उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो ओवरऑल इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। तो उनके पर्सनल रिकॉर्ड के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस आर्टिकल में ज्यादातर पर्सनल रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है। हम जनरली बात कर सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या सीन है। यहाँ पे बात होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है, उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स दैट प्रमोट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल, सोशल एंड द इकोनॉमिकल वायबिलिटी। ठीक है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, सोसाइटी के हिसाब से भी चले, और इकोनॉमिकली भी वायबल हो, ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है। यानी कि नेचर के साथ मिलके चलिए, आप नेचर के अगेंस्ट मत चलिए। अभी अभी हम लोग ने महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया था, वहां पे हम लोग शुगर केन कर रहे हैं, वो एरिड एरिया है। तो क्या वो सस्टेनेबल है? ऑफ कोर्स नॉट। पंजाब हरियाणा में हम लोग बासमती राइस लगाते हैं, वो एरिड एरिया है, क्या वो सस्टेनेबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो आपके नेचर के हिसाब से, आपकी सोइल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से जो सुटेबल होता है वही लॉन्ग टर्म हो सकता है ना। तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर? क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि सोयल लाइफ का एक बैकबोन है। सोयल के बिना वेजिटेशन नहीं, वेजिटेशन के बिना फूड नहीं, फूड के बिना हम नहीं। तो सोयल हेल्थ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो बाय इंप्रूविंग द सोइल फर्टिलिटी स्ट्रक्चर एंड द बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिड्यूसेस द नीड फॉर द सिंथेटिक फर्टिलाइजर। अगर आपने सोइल के अंदर प्रॉपरली फर्टिलाइजर को मेंटेन कर लिया है, तो भाई आपको कम फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, और फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी तो प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। वो कैसे होगा? जब हम लोग नेटिव स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, एलियन स्पीसीज को रिड्यूस करेंगे, नेचुरल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं? मोनोकल्चर करते हैं। मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं, साल दर साल दर साल। एक बार राइस करेंगे, वीट राइस, वीट राइस, वीट राइस, वीट। तो ये ड्यू कल्चर, मोनोकल्चर हो गया। इससे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट नहीं होती है। आप वहां की लोकल नेटिव स्पीसीज को भी ग्रो करिए। ऐसे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। वाटर कंजर्वेशन तो जरूरी है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबल नहीं है। जैसे जब हम लोग पैडी कल्टीवेशन करते हैं, तो वहां पे फ्लड इरिगेशन करते हैं, सारे खेत में पानी भर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर अपनी क्रॉप्स लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। बेटर इरिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेन वाटर कलेक्शन करिए, ड्रिप इरिगेशन करिए, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन करिए, वो सब हम लोग कर सकते हैं। राइट। तो जो नेचुरल ने हमें दिया है उसका बेटर यूज करें, और उसके साथ फिर टेक्नोलॉजी को मिक्स करें। एनर्जी एफिशिएंसी, यस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को थोड़ा सा हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जैसे सोलर पावर, इरिगेशन, ये हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। विंड टर्बाइन्स का यूज कर सकते हैं। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से आती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी।
और ये सोलर बेस्ड इरिगेशन होती है, विंड बेस्ड जो टर्बाइन्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म होती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बाद ही 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक खुद सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं, टेंशन नहीं है, एक बार लगाना है बस। और सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है, तो ये प्रैक्टिस हम डेफिनेटली कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस, तो फार्मर्स की इकोनॉमिक वेलबींग की बात करिए, एम्प्लॉइज, कम्युनिटीज, इनको सबको साथ लेके चलिए। फार्मर्स के स्किल्स को इंप्रूव करिए, उनको एजुकेशन दीजिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें होंगी तो फार्मर भी खुद अवेयर होंगे कि हाँ भाई, हमें भी इस काम को बेटर तरीके से करना है। ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करिए जो कि क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट हो। जैसे आजकल ड्रोट्स, फ्लड्स, हीट वेव्स ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो हमारी जो लोकल वैरायटी क्रॉप्स होती हैं वो इसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकती है। एग्रो फॉरेस्ट्री आप कर सकते हो, राइट। क्रॉप्स के साथ साथ आप ट्रीज भी ग्रो करिए, तो उससे क्या होगा, रेजिलिएंट हो जाता है। ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी करने की कोशिश करिए, तो मिनिमम वेस्ट करिए, जो वेस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको दोबारा से रिसाइकिल करिए। ये सब हम लोग करें और साथ के साथ जो है रिसर्च और इनोवेशन करते रहेंगे, तो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आगे जा सकते हैं। लेकिन बोलने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉवर्टी इस लेवल पे है, जहाँ पे फार्मर्स के पास लैंड ही नहीं है, तो क्या ये सब करना कर सकते हैं हम लोग क्या? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। less than 4% ऑफ इंडियन फार्मर्स हैव इम्प्लीमेंटेड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड सिस्टम। सिर्फ 4% फार्मर्स ऐसे हैं। ये दिक्कत हमारे यहाँ पे है। लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है, ये समस्या हमारे यहाँ पे है। पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि हमेशा फूड की डिमांड हाई रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर फूड क्रॉप्स के ऊपर ग्रो जो है वो फोकस करते हैं। तो जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्शन पे रहता है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप कैसे करोगे? क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि इनिशियली कुछ सालों में प्रोडक्शन थोड़ी कम हो सकती है, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, नेचुरल फार्मिंग करते हो, कंपैरेटली हल्का सा प्रोडक्शन कम हो सकता है। लेकिन क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। प्रोडक्टिविटी भी हमारे यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर आज भी हम लोग वही पुराने तरीके से कर रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं आज भी हम लोग फार्मिंग करते समय। ट्रैक्टर्स नहीं है, मशीन हम लोग नहीं ले इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी कम है आज भी एग्रीकल्चर में, ज्यादातर जो फार्मर है वो खुद ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बाकी तो कुछ खास हमारे यहाँ पे होता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अभी तक आधे आधे देश में पहुंची नहीं है। ये समस्या है हमारे यहाँ पे, लैंड, वाटर और क्रेडिट। और वैसे भी हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर देखें तो मॉनसून के टाइम पे ही थोड़ा बहुत पानी होता है, अदरवाइज 8 महीने तो आप सूखे ही रहते हो। और अगर आप इंडियन पेनिनसुला की बात करें, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये पेनिनसुला है, ये रॉकी लैंड है, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर तो नेचुरली भी कम होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना सस्टेनेबल होगा? ऑफ कोर्स नॉट। सोइल डिटेरियोरेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सोइल की फर्टिलिटी कम है हमारी। इंडिया की सोइल में नेचुरली नाइट्रोजन काफी कम है, तो आपको फर्टिलाइजर यूज करने ही पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे वीड बहुत होता है, तो उसके लिए आपको केमिकल जो है इनपुट्स आपको ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। और उसकी वजह से ऊपर से क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से रेगुलरली ड्रॉट्स, फ्लड्स वगैरह वो सब आते हैं। ये सब चैलेंजेस है जिसको हमें डील करना है। अपॉर्चुनिटी है, राइट, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। तो सोल्यूशन यही है कि अवेयरनेस लेके आइए, लोकल क्लाइमेट के हिसाब से जो क्रॉप्स हैं आप उनको ग्रो करिए, थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। और जो नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आउटपुट आता है उसका अच्छा खासा प्राइस मिले, एमएसपी को आप उस तरह से सेटलमेंट कर सकते हो। एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसको बेटर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यही था आज का एडिटोरियल। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, आप इनको भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।